वेलकम बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर.के. सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31। तो आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 31 जो 10th क्लास से संबंधित है। बच्चों, आप टॉपिक के वर्कशीट के ऊपर नाम जो हेडिंग दी हुई है उसी को देख करके आप समझ गए होंगे कि यह आपके इतिहास के पहले पार्ट यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उससे संबंधित है। तो इस सप्ताह हम लोग 3 वर्कशीट के माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इसी विषय को, इसी पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है और यूरोप में राष्ट्रवाद किन परिस्थितियों में हुआ और विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए चलते हैं, इस वर्कशीट को देखते हैं। सबसे पहले आप नज़र डालें, ये चित्र एक बना हुआ है ऊपर ही। ये चित्र आपके किताब में भी है, अगर इसमें साफ ना आ रहा हो तो आप किताब में देख सकते हैं। ये चित्र किसका बनाया हुआ है आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर भी नाम लिखा है, देखिए, फ्रेडरिक सारियू। पहली बार जब हमने पढ़ा था आपने तो हमने जाना था कि फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार थे, पेंटर थे। उन्होंने ये 1848 में ये चित्र बनाया था। ये चित्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस चित्र में बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें और इस चीज़ को, इस बॉक्स में जो चीज़ें दी हुई है इसको पढ़ें और इससे कोरिलेट करें तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये चित्र विशेष क्यों है। अब आप इसे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर ये जो एक मूर्ति बनी हुई है जो स्वतंत्रता की देवी कहिए एक तरह से, उनकी प्रतिमा है। आप देखिएगा, स्वतंत्रता की प्रतिमा। यहाँ पर बहुत सारे लोग कतार में लगे हुए हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। ये जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है और ये आप देखेंगे जो लोग आ रहे हैं इनके हाथों में विभिन्न तरह के झंडे हैं, ध्वज हैं जो विभिन्न देशों के प्रतीक हैं। यहाँ जो लोग हैं वो देशों के प्रतीक हैं। अब इसमें जो समझने वाली बात है, चूँकि फ्रेडरिक सारियू ने अपनी कल्पनाशीलता से इसे अपने सपनों का संसार बनाया था। चूँकि पेंटर जो होता है वो सोचता है और उस सोच को पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो उसने दर्शाया वो था जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों को। अब इस गणतंत्रों को इसी स्वतंत्रता की देवी के रूप में स्थापित किया, जिसमें आप देखेंगे 2 चीज़ें हैं। इसमें एक क्या है, आप देखेंगे एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है। ज्ञान मतलब लोगों में जानकारी फैल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोगों में ज्ञान आ रही है। दूसरे हाथ में क्या है, आप देखेंगे मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र। जब लोग जागरूक हुए तो वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुए, तो वो अपने अधिकारों को लेने के लिए आगे बढ़े। तो जो स्वतंत्रता की देवी है वो एक तरफ तो उन्हें ज्ञान प्रदान करती है या वो ज्ञान देने वाली है, दूसरी तरफ उनके अधिकारों का घोषणा पत्र उसके हाथ में है कि उनके कौन कौन से अधिकार होंगे। और उस स्वतंत्रता की तरफ विश्व के देश तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि यूरोप अमेरिका के लोग चित्र में सबसे पहले दिखाए गए हैं। ये आप देखेंगे इधर तो वो इनके पास दिखाई देंगे, क्योंकि ये माना गया कि यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं वो सबसे पहले स्वतंत्रता के विचारों की तरफ बढ़े, जो इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह से बाकी सारे देश इस कतार में हैं कि वो स्वतंत्र होना चाह रहे हैं। इसी पर यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पर कुछ बिखरे हुए चीज़ें हैं। ये है निरंकुश शासन सत्ता के अवशेष। जब स्वतंत्र होंगे, जब स्वतंत्रता की बात आई तो जो इससे पहले निरंकुशता थी उसका अंत हुआ, तभी तो स्वतंत्रता होगी। और जब उसका अंत हुआ तो उसके जो अवशेष थे, चिन्ह थे, प्रतीक थे, वो बिखरे पड़े हैं। लोगों ने उसे तोड़ डाला है, लोगों ने उस बंदिशों को तोड़ दिया है और वो चीज़ें ज़मीन पर बिखरी पड़ी हैं और लोग तेज़ी से स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यानी पूरे विश्व जो है, पूरे विश्व के देश स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये उस समय फ्रेडरिक सारियू के राष्ट्रवाद के बारे में जो पेंटिंग थी उसके अपने विचार थे। तो आइए देखते हैं कि उस विचार से कैसे कोरिलेट करते हैं हम यूरोप की राष्ट्रवाद का उदय का, इस पार्ट से इसका क्या संबंध है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। ये आप अगर अपनी किताब को थोड़ा सा पढ़ लें इसके समझने के लिए और अच्छी तरह से, तो कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। आपको
बास्तील के किले की घटना भी पढ़ी होगी, और किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो वहाँ के शासक थे लुई 16 उनको अपदस्थ करके जो संवैधानिक राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव किए गए, और उस बदलाव के बाद जो शासन सत्ता थी उसकी मेन चीज थी कि जो शासन सत्ता थी वो राजतंत्र से निकलकर कहाँ पहुंच गई, फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में, फ्रांसीसी लोगों के हाथों में। तो यही तो लोकतंत्र है, यही तो लोगों की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर किसके हाथ में पहुंच गई, लोगों, पहले वो किसके हाथ में थी, राजतंत्र के जो पुरोधा थे, जो शासक थे, राजा थे, वहां के शासक को लुई कहा जाता था। तो वो जो लुई था वहां से शासन सत्ता निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में पहुंच गई। तो अब ये क्लियर हो गया कि वहां पर जो राष्ट्र का गठन होगा, जो देश बनेगा या राष्ट्र जो कहा जाएगा, उसकी नियति जो है वहां के लोग तय करेंगे। अब लोग देखिए, वहां के राजा नहीं, लुई नहीं तय करेगा बल्कि वहां के लोग तय करेंगे। यही चीज आई जब 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद में बनकर के उभरा। तो यहाँ पर एक 19वीं सदी में बदलाव आई। क्या बदलाव आई, मानसिक जगत में पूरी तरह बदलाव ला दिया। विभिन्न विचारकों ने जो अपनी किताबें लिखी, विचार व्यक्त की, तो लोगों के दिमाग में ये चीजें आ गई कि अब जो है हम जो राष्ट्र है वो लोगों से बनता है। किस चीज से बनता है, लोगों से बनता है। तो ये जब ये बातें लोगों के मानसिक स्तर में समझ में आने लगी, तो पहले जो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य बने हुए थे, यानी एक ही देश कई देशों पर अपने अधिकार जमाए हुए थे, उनके स्थान पर राष्ट्र राज्य बनने लगे। यानी जो लोग थे वो अपने को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करके स्वतंत्र होने के लिए आगे आने लगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो उस समय राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। और ये राष्ट्र राज्य क्या है, ये है नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और उनकी इतिहास या विरासत की एक भावना। अब ये कैसे है, तो अगर हम एक लाइन में जानना चाहें कि राष्ट्रवाद क्या है, तो भाई जब किसी राष्ट्र, पहली बात तो कि राष्ट्रवाद जो है लोगों की भावना है या लोगों के भाव हैं। ये लोगों से मिलके बनता है, ये निर्जीव चीज ना होकर के बल्कि एक सजीव चीज है। और जब किसी लोग अपनी इतिहास, साझी इतिहास, मतलब जो इतिहास सबका हो, हम सबका हो, हमका सबका विरासत हो, हम सब में जो एक भाव है उसको प्रबलता से लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसको पहचानते हैं और उसी पहचान के आधार पे वो अपनी पहचान चाहते हैं, तो वो हो जाता है राष्ट्रवाद। और उस आधार पे जो राज्य का गठन होता है वो कहलाता है राष्ट्र राज्य। उम्मीद है आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। इसको एक बार और पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं जो नीचे लिखा है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इसमें देखिए सबसे पहले निरंकुश शासन व्यवस्था का होना। अब राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ भाई, या कहो कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, तो क्योंकि उस समय जो शासन वर्ग था वो निरंकुश होने लगा था। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो, मनमानी करे, वो जो कह दिया वही नियम हो गया। वो किसी के लिए कुछ कर सकता है, दूसरे के लिए कुछ अलग दंड दे सकता है, उसका नियम किसी के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है, तो वो मनमानी कर सकता है। तो जब ये मनमानी करता है तो अक्सर वो अपने हितों से दूसरे पर अत्याचार भी कर रहा होता है। तो इस निरंकुश व्यवस्था के खिलाफ धीरे धीरे लोगों में रोष पैदा होने लगा और लोग अपने राष्ट्रवादी भावना को पहचानने लगे। अक्सर ये तब भी हुआ जब एक साम्राज्य, एक देश ने दूसरे देश पर कब्जा किया तो उसको अपना तो लिया, लेकिन वहां पर वो जोर जबरदस्ती करके अपनाया और जोर जबरदस्ती करके अपने शासन को बनाए रखना चाहता था। इसीलिए वहां के लोग इस देश के जो साम्राज्यवादी देश था उसके खिलाफ होने लगे। तो इस तरह से उनमें राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। मैं आपको एक उदाहरण भारत से भी बता दूं। भारत में भी इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे, अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, हमारे देश पर उपनिवेश कायम कर लिया था, साम्राज्य कायम कर लिया था, तो वो यहाँ पर निरंकुश भाव से शासन करना शुरू कर दिया था। आप देखेंगे भारतीयों के लिए अपमानजनक शब्द कहना, भारतीयों के लिए दूसरे तरह के नियम कानून रखना, भारतीयों पर जोर जबरदस्ती करना, उनकी बातों को नहीं सुनना, उनकी बातों को कहने के अधिकार को, प्रेस पर स्वतंत्रता लगा देना, ये सारी तरह तरह के वो अत्याचार किए जो अपने नागरिकों पर नहीं करते थे। तो यहाँ के लोगों में ये बात आई
हमारे देश के लोगों में कि ये जो है हमारे साथ भेदभाव करें, हम सभी इसके निरंकुश शासन के शिकार हैं, इनकी जो अत्याचार है उसका शिकार है, इसलिए हम सभी को एक होना चाहिए और इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो ये भी क्या होता है कि राष्ट्रवाद हमारी एकता बढ़ाने के लिए एक फैक्टर का काम किया। तो निरंकुश शासन व्यवस्था भी राष्ट्रवाद के उदय में बहुत बड़ा रोल अदा की। उदारवादी विचारों का प्रसार, बहुत सारे उस समय लेखक हुए, जैसे रूसो, वॉल्टेयर, बहुत सारे ऐसे विचारक थे, जॉन लॉक, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, अपने किताबों के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई कि भाई अब हमें उदार होने की जरूरत है। जनता का वास्तविक हक क्या है? जब टैक्स जनता देती है तो जनता को ये जानने का हक है कि किस तरह से शासन व्यवस्था चले, और हमारे ऊपर, हम मानव के ऊपर हमारे कुछ एक मूलभूत अधिकार है और उसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस तरह से लोगों में जानकारी, जो ज्ञानोदय का, वहाँ फ्रेडरिक शारियो में एक चित्र बना हुआ है, एक हाथ में ज्ञानोदय का मसाल ली हुई है, तो ज्ञानोदय होने लगा, लोगों में जानकारी फैलने लगी। तो लोगों में जो ये जानकारी बढ़ी तो लोग फिर अपने आप अपने राष्ट्र को एकत्रित करने के लिए प्रयास करने लगे और इस तरह से राष्ट्रवादी भावना का उदय होने लगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, फ्रांसीसी क्रांति में आप देखेंगे ये 3 नारे दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये पूरे विश्व में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता मतलब हम सभी स्वतंत्र हैं, मन, कर्म और वचन के द्वारा। मतलब स्वतंत्रता का मतलब एक्सट्रीम स्वतंत्रता भी नहीं है, लेकिन हम सभी उस एक्सट्रीम तक स्वतंत्र हैं जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो ये विचार जब आई तो लोगों में ये लगा कि हम जब स्वतंत्र हैं तो हम एक हैं, और हमको परतंत्र करने वाला जब एक है तो हम सभी उसके खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए, एकत्र होना चाहिए, और हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए इकट्ठा होनी चाहिए। समानता मतलब हम सभी बराबर हैं आपस में, बंधुत्व मतलब हम सभी भाई भाई हैं। तो इन तीनों चीज़ों ने लोगों को आपस में जोड़ने में मदद की और देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक होकर प्रयास करने में मदद किया। इस तरह से राष्ट्रवाद के उदय होने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, 19वीं शताब्दी आते आते पहले से ही जब शिक्षित वर्ग की भूमिका, लोग जैसे जैसे पढ़ने लगे, जानने लगे, और मध्यम वर्ग एक विकसित हो गया जो कानूनों का पढ़ाई करता था, जो अखबारों को पढ़ता था, जो देश विशेष में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी रखता था। तो वो लोग अवेयर होने लगे किस तरह से साम्राज्यवादी देश अपने देश के लोगों के लिए तो विशेष फैसिलिटी देते हैं और हमें हमारा शोषण करते हैं। दूसरी बात, वहाँ के लोगों को यही अधिकार प्राप्त हैं, हमें नहीं प्राप्त है। तीसरी बात, इन विचारक ने तो ऐसा कहा कि भाई सभी लोग स्वतंत्र हैं और हमें तो खुल करके बोलने भी नहीं दी जाती, अगर हम कोई बात कहते हैं तो हमें सजा दी जाती है। तो इस तरह से जब लोगों ने शिक्षित मध्यम वर्ग बढ़े तो वो पहले तो चीज़ों को समझने लगे और फिर मध्यम वर्ग ने अन्य वर्गों तक अपनी बात पहुंचानी शुरू कर दी। तो इस तरह से सभी लोगों में ये जागरूकता का भाव बढ़ा। आप देखेंगे भारत में भी आगे चल करके, भारत में भी जो मध्यम वर्ग के लीडर्स, जिसमें अधिकतर वकील और पत्रकार थे, उन लोगों ने बड़ी तेजी से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी शुरू की, अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, लोगों के मिलने के माध्यम से, ताकि वो बातें लोगों तक पहुंचाई जाए और लोगों को ये तैयार किया जाए कि हम सभी, हमारा देश हमारा है और हम सभी एक हैं और हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के साथ अपनी एकता को प्रदर्शित करना चाहिए और हमें राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो 4 कारण थे, उन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, अब वर्कशीट के काम हो गए हैं, अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, इसे आप करेंगे ध्यान से। इसी में देखिए, वर्कशीट बहुत अच्छी है और इसमें सारी चीज़ें इसी में समाहित है। आप देखेंगे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट की थी। अब राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। अब इसके लिए मैं आपको केवल हिंट दूंगा, क्योंकि प्रश्न उत्तर करना आपका ये चीज़ है। आप इस पोर्शन को फिर से पढ़ेंगे और इसे अपनी भाषा में इस उत्तर के रूप में लिखेंगे कि क्यों पहली अभिव्यक्ति थी। पहली अभिव्यक्ति क्यों थी? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था। आप इसको मैं ये चीज़ अगर दिखाऊं तो यहाँ पर 2
पॉइंट, दो चीज़ें आपके लिखावट में, आपके उत्तर में जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये पहला था जो सामाजिक और संवैधानिक बदलाव हुआ, और पहला चेंजेस था जिसमें प्रभुसत्ता जी राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में चली गई। तो ये चीज़ क्या थी कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति घोषित करती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था विश्व में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? ये तो मैंने डिस्कशन जब किया था तो बताया ही था कि निरंकुश शासन व्यवस्था वह है जिसमें शासन व्यवस्था पर कोई अंकुश ना हो, वो कहे वही नियम हो जाए, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो अक्सर इसका क्या होता था, दुरुपयोग होता था। प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं? क्यों बिखरे हुए, इसकी भी मैंने जब चर्चा कर रहे थे तो बताया था, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया था कि निरंकुश शासन अब नहीं चलेगा, लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। तो उन सारी चीज़ों को उखाड़ फेंका था या उखाड़ फेंकने वाले थे कि हम अब इस चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी चीज़ को फ्रेडरिक सारियो ने अपने पेंटिंग में दिखाया है कि लोग अब निरंकुश शासन व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। कुछ देशों ने तो फेंक दिया है, जो वहां पर पहुंच गए उन्होंने तो फेंक दिया है, और जो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो देश भी अब निरंकुश शासन व्यवस्था को फेंकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और किधर जा रहे हैं? स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह किस बात का प्रतीक है? यह इसी बात का प्रतीक है कि अब निरंकुश शासन व्यवस्था के दिन लद गए, अब वे इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और वे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के भाव के साथ स्वतंत्र शासन व्यवस्था की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रकृति लिखिए। यहाँ भी आपने डिस्कस भी किया था, एक यहाँ बताओ, 19वीं शताब्दी के राष्ट्रवाद की प्रकृति देखिए, इसी में है, इसको पढ़िए फिर से, इसे अपने शब्दों में उत्तर लिख दीजिए। तो 19वीं शताब्दी के राष्ट्रवाद की प्रकृति क्या थी? पहला क्या हुआ, आप देखेंगे कि बहुराष्ट्रवंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं, राष्ट्र राज्य में न केवल शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों की साझा पहचान का भाव शामिल हुआ। तीसरा लिख सकते हैं, राष्ट्र राज्य में वहाँ के लोगों की साझा इतिहास या विरासत की भावना शामिल हुई। तो इस तरह से इन आधार पर राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार हुआ और राष्ट्र राज्य का गठन हुआ। ये आप इसमें से 4 पॉइंट बनाकर लिखेंगे। चौथा देखते हैं, फ्रेडरिक सारियो के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। फ्रेडरिक सारियो के, इसको हमने बहुत शुरू में ही फ्रेडरिक सारियो के जब चित्र के बारे में वर्णन कर रहे थे तभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में ना आए तो आप शुरुआत के वीडियो में जब हम इस फिगर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस चित्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब वाली आवाज़ सुन लीजिएगा, बातें सुन लीजिएगा और फिर से समझ लीजिए और उसे ही अपनी भाषा में इसके उत्तर के रूप में लिख लेंगे। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को काम को पूरा करिए और अपने सर जी के साथ साझा करिए और ये बताइए सर जी को, ये प्रदर्शित करिए कि आपने इस कंटेंट को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। अब मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।